गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमने चैप्टर 3 क्लास 12 का शुरू किया था जिसका नाम है किंगशिप कास्ट इन क्लास। पिछले चैप्टर में जो कि किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स था, हमने उसमें देखा था पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, किसान अर्बन लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, हमने ये सब चीजें देखी थी। अब हमने ये चैप्टर किंगशिप कास्ट इन क्लास शुरू किया था। अभी तक हम क्या कर चुके हैं आप एक बार रिवाइज कर सकते हो कि हमने देखा कि कैसे अलग-अलग चीजें मिली और फिर हमने महाभारत की बात की कि महाभारत में कितने छंद हैं, रीजन के हिसाब से वेरिएशन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम हमने देखा था वीएस सुक्तांकर का, जिनकी एक पूरी टीम थी, उनके लीडर थे और कैसे इन लोगों ने 13,000 पेजेस का एक पूरा 47 ईयर्स में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। इसमें संस्कृत से रिलेटेड जो महाभारत के पॉइंट्स थे और अलग अलग रीजन्स में जो चीजें मिली उन सब के हिसाब से इसमें चीजें मेंशन की गई थी। फिर हमने फैमिलीज के बारे में देखा कि कुछ लोग क्लोज निटेडली रहते थे और उनमें कजन्स को भी रियल ब्लड माना जाता था, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता था। तो फैमिली की तरफ एटीट्यूड भी अलग अलग था। पैट्रिलिनी यानी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। जैसे कि आपने देखा कि लैंड और पावर के ऊपर लड़ाई हुई थी महाभारत में, कौरव्स और पांडव जो कि कजन ब्रदर्स थे। तो इसी तरीके से हमने इसमें देखा था कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। इसमें मैंने आपको मैप में कुरु और इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर वगैरह भी बताया था जो महाभारत से कनेक्टेड था। हमने ऋग्वेद में भी देखा कि बाद में धीरे धीरे सारे मंत्र वगैरह जो ऋग्वेद में लिखे थे वो माना जाता है कि सिर्फ राजा नहीं, वेल्दी लोग भी उन सब चीजों को परफॉर्म करते होंगे। 8 तरीके की शादियां लिखी गई थी जिनमें से 4 को सही और 4 को गलत माना गया था। रूल्स ऑफ मैरिज में हम वो भी देख चुके हैं। गोत्र वुमेन का जो कि माना जाता था कि शादी के बाद वुमेन अपने फादर के गोत्र को छोड़ देती है, लेकिन इसमें हमने सतवाहना रूलर्स का देखा जिनकी वाइफ ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट जो आगे हमने डिस्कस करना था वो ये था कि वुमेन के पास लैंड नहीं होता था, पावर नहीं होती थी, लेकिन जो राजा की मदर होती थी क्या वो इम्पोर्टेंट होती थी या वो भी इम्पोर्टेंट नहीं होती थी। तो अब हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक लाइन आपकी बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और हमारा टारगेट है बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम सतवाहना रूलर्स का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो थ्रू मेट्रोनिम्स, ये नेम डिराइव फ्रॉम मदर। जब ये ऊपर आपकी बुक में दिया हुआ था, मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर आप पैट्रोनिम यानी कि अगर आप अपने फादर के वहां से नेम ले रहे हो तो पैट्रोनिम, और अगर आप मदर से ले रहे हो तो मेट्रोनिम। तो अब इसमें देखो कि सतवाहना रूलर्स अपने आप को अपनी मदर से आइडेंटिफाई किए जाते थे। तो सजेस्ट किया जाता है कि उनके लिए मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। पर आप इस बात को कंक्लूजन नहीं ले सकते क्योंकि सतवाहना वर नोन दैट उनके वहां बी किंग के बाद उनका सन और फिर उनका ग्रैंड सन यानी कि राजा का बेटा राजा चलता तो वो पैट्रिलिनी की फॉर्म में ही था, पैट्रिलिनियन ही था। यानी कि थे तो वो मेल डोमिनेटिंग, लेकिन वो अपने नेम में अपने आप को मदर से कनेक्ट करते थे। तो आप हमेशा ये कंक्लूजन इस बात से नहीं निकालेंगे कि मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट हाँ वो लोग अपना नेम मदर के नेम से लेते थे, कनेक्ट करते थे। ये एक स्क्रिप्चर आप देख सकते हो, पत्थर पे एक स्कल्पचर है। इसमें 2 योद्धा धनुष बाण चला रहे हैं और ये बैटल सीन है जो कि माना जाता है कि महाभारत के टाइम का सीन होगा। तो इस तरीके से ये वॉर टाइप की बैटल दिखाई गई है। अब भेदभाव, सोशल डिफरेंसेस, ऊंच नीच या हायरार्की कैसी थी, हम इस बारे में जानेंगे। पहले चैप्टर में हमने सुना था कि ब्राह्मण्स ने रूल्स को लिखना शुरू किया था और जो रूल्स लिखे गए थे वो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में लिखे गए थे और माना जाता था कि इसमें जो बातें लिखी हैं वही सबको फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि ब्राह्मण्स अपने आप को कहते थे कि हम डिवाइन हैं, हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है और सबको मानेंगे। इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए थे, जैसे कि अगर आपको पता हो कि उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स आते थे,
फिर आते थे क्षत्रिय जो कि किंग होते थे, फिर वैश्य आते थे और फिर लास्ट में शूद्रास आते थे। तो इस तरीके से इन्होंने 4 डिवीजन कर दिए थे पूरी सोसाइटी के। तो सबसे नीचे किनको रखा गया था? शूद्रास को और अनटचेबल्स को, सबसे बॉटम ऑफ सोशल ऑर्डर। और माना जाता था कि ये डिवीजन बाय बर्थ था। ये बातें कहाँ पे लिखी गई थी? धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में। अब इन लोगों ने ये भी बताया था कि ये जो 4 वर्ण में डिवाइड कर दिए लोगों को, ये क्या क्या काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ब्राह्मण की बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मण क्या करते थे? वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे क्या? वेदा को। परफॉर्म करेंगे सैक्रिफाइस, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया। यज्ञ कर राजा रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? ब्राह्मण करवा रहा है। सैक्रिफाइस परफॉर्म करना, गिफ्ट देना और रिसीव करना, किनसे? क्षत्रिय से। राजा को गिफ्ट देना और रिसीव करना। वर एंगेज्ड इन वॉरफेयर, लोगों को प्रोटेक्ट करना और न्याय हमेशा रहे, एडमिनिस्टर करना कि जस्टिस, न्याय हमेशा रहे। वेद को पढ़ते रहना, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना और गिफ्ट्स लेना। ये काम ब्राह्मण्स के होते थे, यानी कि फर्स्ट रैंक आती थी इनकी वर्णास में, उन्हें कहते थे ब्राह्मण। 3 जो ऑक्यूपेशन थे, अब जो सेकंड जो वैश्य हैं, who were in addition expected to engage in agriculture, खेतों में किसानी करना, पैस्चुरलिज्म, एनिमल्स को जो हर्ट करना, एनिमल्स जो पालते हैं, व्यापार करना, जो ये सब काम करते थे वो वैश्य होते थे। ये 3rd रैंक है। 2nd रैंक बीच में बेसिकली क्षत्रिय की आती है, जो कि किंग थे, जिनको माना जाता था कि उन लोगों को लोगों के साथ जस्टिस करना है, ब्राह्मण्स के हेल्प से सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने हैं, यज्ञ करने हैं। ये सब किंग यानी कि क्षत्रिय करते थे। लास्ट कैटेगरी थी शूद्र, जिनको 1 ऑक्यूपेशन दिया गया था, क्या? कि जो ऊपर के 3 कास्ट है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको इनको सर्व करना है। ब्राह्मण्स 2 या 3 स्ट्रैटेजीज को एनफोर्स करते थे, जिनसे इन नॉर्म्स को पालन किया जाए। पहला वो ये कहते थे कि वी हैव जस्ट सीन वाज टू एजर्ट वर्ण ऑर्डर बाय डिवाइन, कि भाई उन्होंने जो कह दिया ये पत्थर की लकीर है, ये भगवान ने कहा था, सबको ये बात माननी ही पड़ेगी। दूसरा, ये किंग को इंश्योर करते थे कि उनके राज्य में ये जो वर्ण सिस्टम है ये अच्छे से पालन किया जाए। ब्राह्मण ये चीज फोर्स करते थे राजा को। तीसरा, ये कहते थे कि ये बाय बर्थ है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा कि भाई बर्थ से ही हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो गया, तो बाय बर्थ हो गया। दिस वाज नॉट ऑलवेज इजी, तो परसेप्शन वाज ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय स्टोरीज टोल्ड इन महाभारत एंड अदर टेक्स्ट। अब ये 3 बातें मानी जा सकती हैं कि कहीं कहीं पे ये वर्ण सिस्टम चलता था, लेकिन हर जगह पे ये एग्जैक्टली फॉलो किया जाता था, ये बात आप नहीं कह सकते, क्योंकि हर जगह पे ब्राह्मण की बात हर राजा सुने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि किंग का काम है एडमिनिस्टर करना, तो जरूरी नहीं है कि राजा क्षत्रिय। से देखो ये एग्जाम्पल है नॉन क्षत्रिय किंग। 4 जो वर्णास हैं उनके हिसाब से तो सिर्फ क्षत्रिय को ही राजा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पे हमें नॉन क्षत्रिय भी दिखते हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग। हाउएवर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स भी हमें ऐसे दिखते हैं जो कि क्षत्रिय नहीं थे, जैसे कि मौर्य साम्राज्य। मौर्य ये माना जाता है कि ये शूद्र थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनको क्षत्रिय बताते हैं, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहते हैं कि ये बिगेन टू लो ओरिजिन, तो माना जाता है कि ये शूद्र थे, लेकिन मौर्य तो किंग्स बने और काफी अच्छे से इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश भी किया था। तो पहला एग्जाम्पल तो इनकी बात का यहीं पे ही आ गया। दूसरा, हम शुगन्स और कुनवास की बात करें जो मौर्यस के बाद आए, वो तो ब्राह्मण थे। अगेन इनकी बात कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, क्योंकि ब्राह्मण्स तो रूल नहीं करते, ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, तो यहाँ पे फिर चेंज आ गया। तो ये माना जा सकता है कि जो जीत गया वो इफेक्टिव ओपन टू एनीवन हु कुड मास्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज।
तो जिसके पास पावर आ गई, जिसने हरा दिया, मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को हराया, मौर्य ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मौर्य शूद्र थे, कोई फर्क नहीं पड़ा कि कुनवास या शगुन ब्राह्मण थे, उनके पास पावर आ गई, वो रूल करने लग गए। तो ये बात जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ ही सब बातें मान रहे थे। इवन आगे और भी रूलर्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि शाकाज जो कि सेंट्रल एशिया में थे, उनको मेलिचास माना जाता था। मेलिचास तो शूद्र में भी सबसे नीची वाली एक तरीके की कैटेगरी मानी जाती है, फिर भी वो रूलर बने। उनको बारबेरियन माना जाता था एंड आउटसाइडर्स, फिर भी वो बने रूलर। तो however on the earliest inscription in Sanskrit describe how Rudradaman, the best known ruler of Shaka ruler, rebuilt Sudarshana Lake. This suggests that powerful Melichas were familiar with Sanskritic texts. तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया, जैसे इनको आउटसाइडर्स बोल दिया, तो इनको पता ही नहीं था। अगर ये फेमिलियर थे संस्कृत ट्रेडिशन से, तो इसका मतलब इनको चार वर्णास के बारे में भी अच्छे से पता होगा। तो इनको तो छोड़ देना चाहिए था ये काम, लेकिन इनके पास पावर आ गई तो ये किंग बन गए। इसके बाद सतवाहना रूलर्स की भी एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, वो है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जो कि अपने आप को यूनिकली क्लेम करते हैं कि वो ब्राह्मण भी थे एंड उन्होंने क्षत्रिय की जो अभिमान था उसको भी तोड़ दिया था। जैसे क्षत्रियों को लगता था कि सिर्फ वही है जो युद्ध कर सकते हैं, तो गौतमी पुत्र श्री सतकानी, क्योंकि जो सतवाहना रूलर्स थे ये लोग अपनी मदर के टाइटल को भी अपने साथ रखते थे, इसीलिए देखो आगे गौतमी पुत्र लिखा हुआ है। तो मेन माना जा सकता है कि गौतमी पुत्र यानी कि सन होता है, तो मे भी उनकी मदर का नाम गौतमी होगा। तो वो ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रियों की प्राइड को डिस्ट्रॉय किया, मतलब उनके अभिमान को तहस नहस कर दिया। तो सतवाहना रूलर्स से आपको बड़े सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक तो ये हो गया कि ये ब्राह्मण थे, दूसरा ये ऑल्सो क्लेम्ड दैट इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटर मैरिज अमंग द मेंबर्स ऑफ फोर वर्ना। इसने ये भी क्लेम किया कि जो ब्राह्मण है उसकी शादी ब्राह्मण से ही होगी और जो क्षत्रिय है उसकी शादी क्षत्रिय से होगी, तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, ऐसा उसने क्लेम किया। लेकिन फिर भी वो रुद्र दमन क्लैन, जो कि ऊपर हमने देखा था कि उनको बारबेरिक और आउटसाइडर्स माना गया था, उन्होंने उनके फैमिली में टाइज क्रिएट किए, उन्होंने उनकी फैमिली में शादी की, मैरिज अलायंस बनाया। मैरिज अलायंस के तौर से बनाई जाती थी क्योंकि राजा को अपना एम्पायर एक्सपैंड करना है, तो वो शादियां कर लिया करते थे। तो उन्होंने रुद्र दमन वाले किंग फ्लॉक से शादी की। क्यों की? अगर वो इस बात को इतने अच्छे से मानते थे तो वो ना करते। तो हर बार जो ब्राह्मण्स ने लिखी थी बातें, जो आपको दिखते हैं टेक्स्ट धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र में, उनको अच्छे से माना जाता है, ये जरूरी नहीं है। कास्ट वॉज ऑफन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जैसे कि हम ऊपर समझते ही आ रहे हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सतवाहनास ने क्लेम किया कि वो ब्राह्मण है, जबकि ब्राह्मण्स का काम तो होता नहीं था किंग बनना, क्षत्रिय का काम होता था, फिर भी वो बने। दे क्लेम टू अपहोल्ड फोरफोल्ड वर्ना ऑर्डर। उन्होंने कहा कि वो जो वर्ना में लिखा है वो उन बातों को अच्छे से मानेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज अलायंस किया जो कि माना नहीं जाता था। उन्होंने एंडोगेमी की इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमी प्रैक्टिस की, जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में रेकमेंड की जाती थी कि आप एंडोगेमी प्रैक्टिस एंडोगेमी इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमी। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में एक्सोगेमी को अच्छा माना जाता है, इंडोगेमी को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी सतवाहना रूलर्स ने इंडोगेमी की एक्सोगेमी की जगह। तो उन्होंने कहाँ से ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो कर लिया? ऐसा तो कोई भी हमें बात नहीं समझ आ रही कि उन्होंने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो किया हो। अब जातीज एंड सोशल मोबिलिटी, जैसे कि हम ऊपर से देखते आ रहे हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब एक और टर्म आ गई नई, वो है जाति। ब्राह्मणिकल थ्योरी में जाति वर्ण की तरह है, ये भी बाय बर्थ ही बेस्ड होता था, लेकिन नंबर ऑफ वर्ण हमेशा 4 थे, फिक्स्ड थे, लेकिन जाति में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जातियां कितनी भी हो सकती थी। Whenever ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप उन्हें दिखा जो 4 वर्ण में फिट ही नहीं हो रहा, जैसे कि निषाद,
जिनके ग्रुप से एकलव्य बिलोंग करते थे, अगर आप लोगों ने स्टोरी सुनी हो कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था, उसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे। अब इनको आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? सच एज द गोल्ड स्मिथ, जो कि सुनहार होते थे। अब इनको आप 4 वर्ण में कौन से में डालोगे? तो इनको फिर जातीज में बांट दिया गया। जाति बेसिकली वो होती थी जो लोग एक ही तरीके का ऑक्यूपेशन करते हैं या प्रोफेशन फॉलो करते हैं, जैसे कि सारे गोल्ड स्मिथ की एक जाति हो गई। श्रीन्स या गिल्ड्स भी कह सकते हो आप, कि इनके ग्रुप्स बना दिए जाते थे कि ठीक है, सारे सुनहार या सारे लोहार एक ही ग्रुप के हो गए। लोहार की कम्युनिटी एक हो गई, सुनहार की एक कम्युनिटी हो गई। तो ऐसे करके जिनका 4 वर्ण में कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको इन करके जातियों में बांट दिया गया। अब हमें कहीं कहीं पे इन ग्रुप्स का डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें एक्सेप्शन भी मिलता है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन, पत्थर पे लिखी हुई हमें इंस्क्रिप्शन मिला है मंदोसा, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसमें गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर, जो सिल्क का व्यापार करते थे व्यापारी, उनके बारे में हमें मिला है। ओरिजिनली जो गुजरात में रहते थे और फिर वो धीरे धीरे मंदोसा, जो कि दशापुर जगह पे थी, वो वहां पे आ गए। और वो बताते हैं कि कैसे उनको बड़ी डिफिकल्ट जर्नी फेस करनी पड़ी। और वो वहां के, क्योंकि उन्होंने इस जगह के, जो दशापुर जहाँ पे वो आए, उन्होंने वहां के लोकल राजा की बड़ी अच्छाई सुनी थी, तो वहां आ गए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कैसे श्रीन्स एक प्रॉपर ग्रुप्स होते थे, और वो कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप में अब ये श्रीन्स और गिल्ड्स भी एक हिस्सा हो गए, जातीज। ऑल्दो इन जातीज या गिल्ड्स के बेसिकली कैसे आप इसका हिस्सा बनोगे, कि आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है या कोई मेंबर अडॉप्ट कर लिया जाए किसी अदर ऑक्यूपेशन से। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट मेंबर्स शेयर्ड मोर देन अ कॉमन प्रोफेशन। कलेक्टिवली वो डिसाइड करते थे, इन्वेस्ट करते थे पैसों को और अर्न करते थे। कारीगरी का, क्राफ्ट का कोई काम किया या मंदिर बना दिया, तो इन सब कामों से इन लोगों को वेल्थ मिलती थी और ये उसी से अपना गुजारा करते थे। इन 4 वर्णों के आगे, बियॉन्ड द 4 वर्ण, given the diversity of subcontinent, there always have been a population whose social practice was not influenced by brahmanical ideas। क्योंकि इतना बड़ा सबकॉन्टिनेंट है, हर जगह पे ब्राह्मण्स की बात को पत्थर की लकीर की तरह माना जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहीं कहीं पे उनका इन्फ्लुएंस नहीं भी दिखा है। संस्कृत टेक्स्ट ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो लोग ब्राह्मणिकल आइडियाज को नहीं मानते थे, वो अजीब थे, ऑड थे, अनसिविलाइज थे और जानवरों की तरह थे। फॉर एग्जाम्पल, जो जंगल में घूमते थे या जो हंटर गैदरिंग करते थे, उनको ही कहा गया कि भाई ये लोग तो अनसिविलाइज हैं, जानवरों की तरह हैं। जैसे कि निषादा, जैसे मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था, ये कम्युनिटी है जिनसे एकलव्य बिलोंग करते थे। इन लोगों को सस्पिशन की तरह देखा जाता था, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे अपने जानवरों को लेके, इनका कोई एक ठिकाना तो होता नहीं था। और ये लोग भाषा भी संस्कृत नहीं बोलते थे, इनकी नॉन संस्कृत लैंग्वेज होती थी। तो इनको आप इनकी बात समझ नहीं सकते और इनको अपनी बात समझा भी नहीं सकते। तो इन लोगों को मेलीचास या बहुत लो क्लास डिफाइन कर दिया जाता था। इन लोगों के आइडियाज, शेयरिंग एंड बिलीव्स हमारे से बहुत अलग थे, और ये बातें हमें महाभारत से भी देखने को मिलती है। जैसे कि एकलव्य की मैंने आपको स्टोरी बताई कि उन्होंने अपने अंगूठा काट के दे दिया था। तो इन लोगों को मेलीचास कहा गया, क्योंकि ये उन 4 वर्णास को फॉलो नहीं कर रहे, ये संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोल रहे, ये परमानेंटली सेटल नहीं हो रहे थे। Brahmins considered some people from outside the system. They also developed sharper divide by classifying certain categories untouchable, जो कि जैसे मैंने आपको बताया 4 वर्णा है, और जो 4th या सबसे लोएस्ट है वो है शूद्रास। लेकिन इनमें भी इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल वर सेक्रेड। अब किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद कुछ ऐसे काम होते थे जो कि, जैसे सपोज किसी को डिस्पोज करना है, पॉल्यूटिंग काम है, वो ये अनटचेबल्स करते थे।
सिख अब देखो, especially those connected with performance of rituals were sacred and extension to pure. Those who considered themselves pure avoided taking food from those designated as untouchable. जो लोग अपने आप को बड़ा प्योर मानते थे, पता नहीं क्यों, वो और लोगों को अनटचेबल जिनको मानते थे उनके हाथ से खाना भी नहीं लेते थे। ये डिवीजन बहुत शार्प था, इन लोगों को पॉल्यूटिंग भी कहा जाता था। ये जैसे डेड बॉडीज को हैंडल करना, मरे हुए जानवरों को हैंडल करना, ये सब इनका काम होता था। और कुछ लोग चंडाल्स भी होते थे, इनको तो शूद्र की कैटेगरी में भी सबसे नीचे माना जाता था। इनको पॉल्यूटिंग कहा जाता था एंड इन लोगों को देखना भी माना जाता था गंदे हो गए। मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ चंडाला, और ये देख के भी गंदे हो गए वाली बात मैं नहीं कह रही, आपको भी इसमें भी दिख जाएगी। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, विलेज के बाहर रहना पड़ेगा, दूसरों के फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, ऑर्नामेंट्स लोहे के पहनने पड़ेंगे। इनको दिन में चलना अलाउड नहीं था, सॉरी रात में सिटीज में इनको जाना अलाउड नहीं होता था। मरे हुए की बॉडीज को डिस्पोज करना, जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं हैं और जिनको एग्जीक्यूशनर्स को सर्व करना, ये सब काम इनके थे। जो बाद में चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाजेंग जब भी 5th सेंचुरी में आए तो उन्होंने लिखा कि अनटचेबल्स को एक क्लैपर दिया जाता था जिससे वो आवाज करते थे, जिससे आसपास के लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे कोई चंडाल आ रहा है, ताकि वो उनको देखे ना। Observe that executioners and scavengers were forced to live outside the city. The non-Brahmanical text which depicts the life of Chandals, historians were trying to find out whether Chandals accepted this life of degradation. क्योंकि इतनी बुरी जिंदगी क्या कोई खुद से जीना चाहेगा? तो ब्राह्मण टेक्स्ट में तो लिखा था कि ऐसा होता था, लेकिन नॉन ब्राह्मण टेक्स्ट से समझने की कोशिश की गई क्या सच में चंडाल्स खुद ये जिंदगी जीना चाहते थे? शास्त्र में तो लिखा था, लेकिन क्या वो खुद जीते थे? Sometimes these depictions correspond with those in Brahmanical texts, but occasionally there are hints of different social reality. कहीं कहीं पे हमें मिलता है कि हाँ चंडाल्स होते थे और इस तरीके से उन्हें जीना पड़ता था, लेकिन कभी कभी हमें डिफरेंट सोशल रियलिटी दिखती है कि जितना इन्होंने हार्श लिखा है हकीकत में उतना हार्श शायद नहीं होता होगा। तो आगे है बियॉन्ड द बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस, कि बर्थ के आगे अब आपको क्या रिसोर्स मिल रहा है एंड क्या आपको स्टेटस मिल रहा है। क्योंकि ब्राह्मण ने तो बोल दिया कि सब कुछ बाय बर्थ है, लेकिन क्या सब कुछ बाय बर्थ होता है? स्लेव्स, लैंडलेस लेबरर्स, हंटर्स, फिशर फ्लॉक्स जो फिश का काम कर रहे हैं, या पैस्टोरलिस्ट, पेजेंट्स, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट, किंग, ये सोशल एक्टर्स बन गए थे। ये सब लोग कुछ ना कुछ तो काम कर रहे थे, चाहे वो स्लेव भी है तो वो सोसाइटी में कुछ तो उसका भी रोल है। तो अब हम देखेंगे कि इन लोगों के पास क्या रिसोर्सेस थे, क्या सिचुएशन थी। और अब हम वापस से महाभारत की स्टोरी से चीजें जैसे हम कनेक्ट करते आ रहे हैं, अब हम जेंडर का, प्रॉपर्टी पे एक्सेस, कि क्या वुमेन का एक्सेस होता था, क्या मैन का एक्सेस होता था प्रॉपर्टी में। क्योंकि महाभारत की लड़ाई तो लैंड और पावर के लिए ही हुई थी, जमीन के लिए और राजा कौन बनेगा, इन दो ही बातों पे लड़ाई हुई थी। तो क्या वुमेन का भी कोई अधिकार होता था या नहीं, तो ये अब हम आगे समझेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो या कोई पॉइंट अच्छे से ना समझ आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर कमेंट बॉक्स में ना क्लियर कर पाऊँ तो आगे की वीडियोस में भी मैं आपके कमेंट्स क्लियर, मतलब आपकी जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर दिया करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।